सम्मानित देशवासियों, जय हिंद। 10 अगस्त को चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे का मूल मंत्र के ऊपर मैंने जिक्र किया था। जो मंत्र भारत भारती को क्रांतिकारी जयदेव कपूर साहब ने दिया और उन्होंने जीवन में एक उत्साह, लगन और जिज्ञासा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। अब आज मैं अपने दूसरे प्रेरक अस्तित्व, जिससे सभी भारतवासी परिचित हैं, हमारी दूसरी प्रेरक एक पुरुष के महाशयी कवयित्री महादेवी वर्मा जी का मैं जिक्र करना उचित समझूंगा। इलाहाबाद त्रिवेणी जैसे पवित्र नगर में रहने वाली महादेवी जी जीवन पर्यंत अविवाहित थीं। उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए दिया है, उसका कोई जोड़ नहीं है, वो अनुकरणीय है। उनसे भारत भारती ने आशीर्वाद लेना चाहा। मेरे व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं थे। हमारे एक रिश्तेदार जिनका नाम श्री राधेनाथ चोपड़ा, लोक भारती प्रकाशन हिंदी साहित्य के संकलन का भारत के प्रतिष्ठानों में एक विश्वसनीय प्रतिष्ठान था, जो इलाहाबाद सिविल लाइन कॉफ़ी हाउस के बगल दरबारी बिल्डिंग में स्थित है। लोक भारती प्रकाशन नहीं था जो लोक भारती प्रकाशन से जुड़ा न रहा हो। महादेवी जी, सुमित्रानंद पंत, इला जोशी जैसे साहित्यकारों की पुस्तक में और जो पूरे देश में उनके द्वारा वितरित होती थी। ऐसे महादेवी जी के पास राधे नाथ जी कर गए, जो सिविल लाइन में रहा करती थी। राधे नाथ जी ने भारत भारती को जन्म देने में जो भूमिका निभाई, वह पूर्णतः एक पिता जैसी थी। नैतिक उत्थान के जो मेरा प्रस्ताव सुना तो उन्होंने कहा, यार ये तो आज के समय की बड़ी अजीब बात कर रहे हो, ये कोई सुनने को भी तैयार नहीं होगा। हमने कहा, मेरी इच्छा यही है कि जिस चीज़ का देश को ज़रूरत हो और जिस चीज़ की हराश हो रही हो, उसकी पूर्ति होना चाहिए। प्रयास किया जाता है जब हमारी लेने की कोई लालसा नहीं है,
तो हम ये कल्पना क्यों करें कि हम सफल होंगे या असफल होंगे। मैं चाहता हूं कि आप महादेवी जी से हमारा परिचय करा दीजिए, और यदि वो संतुष्ट हों तो हमें आशीर्वाद दें और हमारी प्रेरक बने। उन्हीं के सानिध्य से मैं महादेवी जी के घर गया, उनका दर्शन कर पाया। महादेवी जी बड़े निश्चिंत वातावरण में अपने घर में थीं। उनके पर्सनल कार्यकर्ता, सलाहकार या मुखिया श्री राम जी पांडे हुआ करते थे। उन्होंने देवी जी से मिलवाया, राधे नाथ जी ने हमारा परिचय बताया और उन्होंने ही बताया कि ये हमारे परिचित में हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं। इनकी इच्छा है कि आज देश में नैतिकता का जो पतन हो रहा है उसमें हम एक चिराग जलाएं। उसी संबंध में वो आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। मैं इन्हें जानता हूं, मैं इनके कामों से, बातों से संतुष्ट रहता हूं। यदि आप उचित समझें तो इन्हें अपना आशीर्वाद दें। महादेवी जी ने मुस्कुराया और कहा, बेटा, ये तुम आकाश से तारा तोड़ने जैसी बात कर रहे हो। बड़ा निराश वातावरण है। नैतिकता तो अब केवल पुस्तकों तक रह गई है। कैसे क्या करो, तुम्हारी मंशा क्या है। मैंने बताया कि इस तरह की मंशा है कि जो हर स्तर के लोग ईमानदार हों, कर्तव्यपरायण हों, उनको हम अपने शहीदों के याद में सम्मानित किया करें, ये मेरी इच्छा है। कल्पना ऐसी की है जिससे ये लगे कि आप कुछ करना चाहते हो। संयोग से मेरे पास, मेरे पॉकेट में वर्ष 79 संस्था बनने से पहले का मेरे द्वारा दिया गया गायत्री परिवार ट्रस्ट सुल्तानपुर का एक विज्ञापन का पत्र पड़ा हुआ था। सुल्तानपुर में सन 1979 में मेरे प्रतिष्ठान पर एक सज्जन मिस्टर जायसवाल जी आए। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार की एक स्मारिका और हम चाहते हैं कि आप अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन दें। और विज्ञापन उस समय बहुत सस्ता भी था। हमने कहा, भाई, मैं दुकान का विज्ञापन इसलिए नहीं दूंगा कि आपकी संस्था एक बहुत पवित्र संस्था है। केवल व्यापार के विज्ञापन दे देने का कोई अर्थ नहीं होता। हम अपनी भावना की एक भाव प्रकट करना चाहेंगे अपने विज्ञापन से। यदि आप उसे अंकित करना चाहें तो हम दे देंगे। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, बताइए। तो मैंने कहा, मेरा विज्ञापन जो है थोड़ा सा कट भले ही लगेगा, लेकिन थोड़ा स्पष्ट होगा। तो वो तैयार हो गए विज्ञापन लेने के। तो मैंने उस स्मारिका के लिए अपने भाव, जो देश के लिए, समाज के लिए मैं समझता था कि उचित है, मैंने वो विज्ञापन दिया। और वो विज्ञापन का भाव या शब्दावली इस प्रकार है, आप का सुनना उसको आवश्यक है, ये मैं मानता हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। कृपया आप उसे सुनें। मनुष्य जन्म के साथ दो शत्रु भी जन्म लेते हैं, जाति व धर्म। जहां मानवता इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ धर्म हो सकता था, वहीं विभिन्न धर्मों और पंथों की स्थापना से
मानवता खंडित हो गई। अतीत साक्षी है कि विश्व के धरातल पर आज तक जितने निर्दोष अमानवीय कार्य धर्म, जात व पंथ के नाम पर घटित हुए हैं, उतने अन्य किसी कारणवश नहीं। कल्पना कीजिए यदि प्रकृति के सर्वशक्तिमान भौगोलिक रचना के मध्य किसी धर्म विशेष अथवा जाति वर्ग की स्थापना न हुई होती तो आज का मानव जगत कितना शांतिमय व संस्कार युक्त होता। यह पढ़कर मैंने देवी जी को सुनाया। यह मेरे विचार का प्रथम भाव है, इसी में मैं भटक रहा हूँ। तब महादेवी जी थोड़ा गंभीर हुई। उन्होंने कहा, ठीक, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सर्वथा के लिए है और मुझे विश्वास है अगर तुम सफल भी नहीं हुए तो असफलता तुम्हारे लिए पीड़ा के कारण नहीं बनेगी। और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरा सौभाग्य था कि एक तरफ जयदेव कपूर जैसे क्रांतिकारी और दूसरे तरफ सहृदय साहित्य की मैं कहूँगा जननी महादेवी जी जैसी शख्सियत का भारत भारती को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और उसी के साथ साथ राजा जी को भी मैंने आया, उन्होंने भी, और वो भी जब तक एलाइव रहे, इस स्थिति में रहे कि वो यात्रा कर सकें, तब तक उन्होंने हमको आशीर्वाद देने सुल्तानपुर हर वार्षिक कार्यक्रम में आए और उन्हीं के सानिध्य से हमारे आयोजन में हर वर्ष जो पाक साफ दामन का पद न्यायमूर्ति का हुआ करता है, उन्हीं के सानिध्य से हमारे कई वर्षों तक हमारे वार्षिक आयोजन में नैतिक अलंकरण समारोह में जो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता था, उसमें वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण आते रहे, जिसमें प्रथम वर्ष न्यायमूर्ति श्री एस.जे. हैदर साहब, दूसरे वर्ष 1983 में साहित्य के प्रकांड विद्वान न्यायविद और श्री राम सूरत सिंह जैसी न्यायमूर्ति हमारे आयोजन में आए और हमारा मनोबल भी बढ़ाया। और जिले में जब ये शख्सियतें आईं तो वह जिला सुल्तानपुर जो हमारी जन्मभूमि है, मैं उसकी किसी प्रकार से निंदा या अवहेलना करना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन परिस्थिति ये है थी कि सुल्तानपुर में दो संस्थाएं जो पाश्चात्य देशों की थीं, रोटरी क्लब और लायंस क्लब के अलावा सुल्तानपुर जनपद में सेवा नाम की कोई सूत्र नहीं था जिसको हम भारतीयता के दृष्टिकोण से ये माने कि वो सेवा थी। प्रथम जनपद की प्रथम संस्था भारत भारती का हमारी जन्मभूमि सुल्तानपुर में उदय हुआ। इन महाशख्सियतों के आशीर्वाद से हमारी हिम्मत बढ़ी और
इन लोगों के आने से एक ऐसा वातावरण बना कि यहाँ सुल्तानपुर जनपद के सभी वर्ग के लोगों ने ये पसंद किया कि अगर कार्यक्रम हो तो इस तरह का बौद्धिक हो, और सभी बौद्धिक लोग उसमें आते रहे। बाद में हमारे आयोजन में एक ऐसे न्यायमूर्ति, एक ऐसी शख्सियत आई जिसने पूरे भारत के राजनीति की दिशा को बदल दिया, और वो शख्सियत थी श्री जगमोहन लाल सिन्हा, जिनकी अदालती कार्रवाई और फैसले ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक तूफान खड़ा किया। और जब जगमोहन लाल जी को मैं निमंत्रण देने गया, वो भी इलाहाबाद में ही एक रिटायर होने के बाद कॉलोनी में एक छोटे से बंगले में उनको जगह मिली थी रहने के लिए, जो सिविल लाइन अशोक नगर में थी। मैं जब पहली बार उनसे निमंत्रण देने गया तो उन्होंने मना कर दिया कि बेटा, हमने जो फैसले दिए उसके बाद से आज तक मैं किसी मंच पर नहीं गया, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। मैं भी निराश होकर लौट आया, लेकिन उसके दूसरे साल फिर मैंने प्रयास किया और उनको पहले पत्र लिखा। पत्र लिखने के 15 दिन बाद मैं उनसे मिलने गया और मैंने अपने पिछले 2 साल 3 साल के दस्तावेज उनको दिखाए और मैंने बताया कि इस तरह के इससे पहले हमें आशीर्वाद देने आपके ही प्रयाग उच्च न्यायालय की ये लोग हमारे यहाँ आए थे। तब उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मंच पर किसी भी व्यक्ति का ऐसी उपस्थिति न हो जो मुझसे पिछले अदालत की जो हमने फैसले दिए थे राजनीतिक, उस पर कोई प्रश्न नहीं करेगा और उस पर मुझे बोलने के लिए नहीं कहेगा। मैं अपने मन से जो भी आशीर्वाद आपकी जनता को देना चाहूँगा, लेकिन उस हमारे निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं होगा। मैंने आश्वासन दिया और उनसे कहा कि हमारा मंच इतना है कि हमारे मंच पर प्रोटोकॉल है कि जो अतिथि हैं उनके अलावा कोई नहीं बैठा करता। यहाँ तक कि संस्था के सदस्य भी मंच पर नहीं हुआ करते, केवल 1 या 2 लोग जिनकी ड्यूटी होती है वही बैठते। हमारा यह संस्था भारत भारती का या सुल्तानपुर जनपद का ये गौरव था कि जगमोहन लाल जी आए और हमारा उस वर्ष कार्यक्रम स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज बस स्टेशन के कंपाउंड में था। जब वो आए तो कम से कम पूरे आयोजन में 500 लोगों ने उनके चरण स्पर्श किए होंगे और एक से एक शख्सियतें केवल जगमोहन लाल जी को देखने आए। ये संस्था का एक पूंजी थी, एक धरातल थी जिस पर काम करने की हिम्मत बढ़ी। और इसी तरह फिर हमारे यहाँ न्यायमूर्ति में बराबर लोग आते रहे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त श्री मुर्तजा हुसैन साहब, हमारे यहाँ के बाद के लोकायुक्त के मेहरोत्रा जी, इस तरह सूचना आयुक्त के धीरेन्द्र सक्सेना साहब, ऐसे बहुत से न्यायमूर्ति जिन्होंने भारत भारती के काम को, भारत भारती के बैकग्राउंड को देखते हुए अपनी स्वीकृति दी और आए।
हमारी ये व्यवस्था जब बनी तो बहुत से स्थानीय लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की। इनमें खास तौर से राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग थे, कुछ इस तरह घुमंतू लोग भी थे जिनका सिद्धांत से और नैतिकता से कोई सरोकार नहीं हुआ करता था। वो भारत भारती के मेंबर बनने की उन्होंने बड़े प्रयास किए, लेकिन हमारे भारत भारती के संविधान में कुछ ऐसी आर्टिकलें हैं कि जिना बिना उसके पूरा हुए हम यह भारत भारती सदस्य नहीं बनाया करती और न आज तक बनाया है। यही वजह है कि भारत भारती के पास कोई भीड़ नहीं, सदस्यों की भारत भारती के परिवार में भीड़ नहीं है। केवल जो लोग हैं उनको जुनून है कि हम अपने मूल्यों को बचाए रखें। हमने जो पिछले दशकों में पाया है वो बिखरने न पाए, जिसकी वजह से मुझे क्षति भी होती है। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि हमको सामना करना और अपने मूल्यों की रक्षा करने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह हमारे संस्था का जो फाउंडेशन बना, जो स्थापना हुई, उस समय उसमें केवल 5 मेंबर हमने शुरुआत में थे, जिसमें एक ब्रह्मा प्रसाद हुआ करते थे जो उतरेथू गांव फैजाबाद का रहने वाला नवयुवक था। बड़ा उत्साही और बड़ा कर्मठ, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। तो भारत भारती की माहवारी बैठक में उतरेथू फैजाबाद से सुल्तानपुर साइकिल से आया करते और साइकिल से ही वापस जाया करते थे। उनके उत्साह, उनकी लगन, उनके इस त्याग को देखकर सर्वप्रथम भारत भारती ने उनको गले लगाया। इसके बाद दूसरे व्यक्ति राधे नाथ चोपड़ा जी का भतीजा श्री राजकुमार चोपड़ा, जो खुद भी नवयुवक था, लेकिन उसकी जो भावना थी वो भी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थी। उसका पूरा परिवार राजनीति में रहते हुए भी बेदाग था। उनके पूरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी प्रयाग में गरिमा न रही हो, बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई में एक दिन ऐसा भी आया था जो इतिहास में दर्ज है कि मिसेज इंदिरा गांधी अंग्रेजों से बचने के लिए खुशहाल पर्वत 197 खुशहाल पर्वत के राधे नाथ चोपड़ा जी के निवास पर इंदिरा गांधी 8 या 10 घंटे के लिए छिपी थी। इस तरह बराबर उनका परिवार क्रांतिकारी रूप में, राजनीतिक रूप में लाल बहादुर शास्त्री और राधे नाथ चोपड़ा जी लंगोटिया यार थे। लेकिन राधे नाथ जी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और लाल बहादुर जी कांग्रेस के थे। लेकिन उस विचारों के मतभेद में ऐसी कोई स्थिति नहीं कभी बनी कि उनमें कोई दुराव पैदा हुआ। इन सब बातों को बताने के बाद लोगों को ये लगता है कि शायद मैं अतिशयोक्ति के रूप में कोई परिचय दे रहा हूं, लेकिन जितनी भी बात हम आपके सामने करेंगे वो प्रामाणिकता है। उसमें कहीं कोई चीज़ बनावटी या कहीं की कोई तरह से शोहरत पैदा करने की स्थिति नहीं है। जो कुछ है बिल्कुल सच है।
इस तरह राजकुमार चोपड़ा हमारी संस्था के सदस्य बने। उसके बाद एक और मेरे साथी, जिनका अगर हम गर्व से नाम लें तो नई सब्जी मंडी में श्री अनिल कुमार अग्रवाल, जो हमारे प्रतिष्ठान के बगल में ही जिनकी प्रतिष्ठान थी, लेकिन प्रतिष्ठान का भाईचारा अलग थी और उनके सहयोग की जो एक कड़ी थी, जो एक इच्छा थी, वो बड़ी प्रबल थी। वो हमारे सदस्य नहीं बल्कि नींव के पत्थर सिद्ध हुए और संस्था भारत भारती के इस तरह तीसरे सदस्य के बाद फिर कुलदीप कुमार टंडन, जो मेरा भतीजा लगता है, अभी भी है, सरकार की सेवा में सर्विस में है। डूडा कोई विभाग है, उसी में वो सर्विस करते हैं, शायद साल सवा साल बाद रिटायर भी हो जाएंगे। इनका भी बड़ा योगदान रहा। कभी कभी इन नामों को देखकर लोग ये भी मान के चलते हैं कि शायद ऐसा तो नहीं केवल परिवार के लोग ही इसमें रखे गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी बगीचे में फूल लगाए जाते हैं तो सभी फूल एक साथ नहीं लगाए जाते। जो आसानी से, नज़दीक से और व्यवस्था के हिसाब से मिल जाते हैं, उन्हीं को रखे जाते हैं। शुरुआत इन्हीं 5 सदस्यों से संस्था भारत भारती की स्थापना हुई और यही पांचों लोग संस्था के संस्थापक सदस्य कहलाए और संस्थापक सदस्यों को भारत भारती के संविधान में विशिष्ट अधिकार प्राप्त है कि किसी भी विडंबना की स्थिति में, अंतिम स्थिति में संस्थापक सदस्यों का निर्णय ही सर्वमान्य माना जाए। इस तरह हम लोग बढ़ते रहे। एक छोटी सी नैतिकता हम आपको बताएं जो कभी कभी मन को चुभती है। बात बहुत बड़ी भी नहीं है, बात बहुत छोटी भी नहीं है। वर्ष 2001 1983 का कार्यक्रम हो रहा था जिला परिषद हाल में। प्रेम शंकर गुप्त जी हमारे मुख्य अतिथि, न्यायाधीश प्रयाग उच्च न्यायमूर्ति प्रयाग उच्च न्यायालय हमारे मुख्य अतिथि थे। हमारे विभूतियों में जिन्हें मुझे सम्मानित करना था, भारत भारती को सम्मानित करना था, वे लोग सामने मंच के नीचे एक रोह में हमारे यहाँ सभी एक जैसी स्थिति में बैठाए जाते थे, चाहे वो आईएएस हो और चाहे नगर पालिका का स्वीपर हो। सभी विभूतियां एक साथ बैठाई जाती थी और सभी विभूतियों के कैडर अलग अलग थे, तो आगे चल के मैं बताऊंगा। हमारे भारत भारती के 4 अलंकरण स्थापित किए गए थे। लोकमणि, लोक रत्न, लोक भूषण और लोकदीप। उन्हीं विभूतियों में अमेठी के कॉलेज, राजा रणजीत सिंह के कॉलेज में एक अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान, जिसे अगर हम सुल्तानपुर राधा कृष्णन जी कहें तो कम है, इतने विद्वान अंग्रेजी के शिक्षक श्री परेश भट्टाचार्य को हमने सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया था। वो मंच के सामने फर्स्ट रोह में सभी हमारी विभूतियां बैठी हुई थीं। क्रमशः जब उनको सम्मानित करने की बारी आई, हम लोगों ने क्रमशः उनको सम्मान करने के आमंत्रित करते रहे।
जब परेश भट्टाचार्य जी का नंबर आया और उनका संबोधन शिक्षक के रूप में हुआ और वो उठे कि मंच पर जाकर हम सम्मान लें, इतने में प्रेम शंकर गुप्त जी जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने परेश भट्टाचार्य जी को इशारे से रोक दिया कि नहीं, आप वहीं रहें। और उठकर उन्होंने कहा कि देखिए, आप शिक्षक हैं, आप किसी को भी पढ़ाए रहें, लेकिन आपका पद जो है सर्वोच्च है, उनमें हम भी हैं, हम भी आपके शिष्य हैं, इसलिए आप मंच पर वो अपना सम्मान ले ग्रहण करने नहीं आएंगे, हम आकर आपको सम्मानित करेंगे मंच के नीचे। और वो उनकी जैसी शख्सियत जो एक प्रतिभाशाली न्यायमूर्ति थे, उन्होंने स्वयं मंच से उतरकर भट्टाचार्य जी को माला पहनाया, शाल पहनाया और इतना करने के बाद उनका चरण स्पर्श किया। ये बात तो बड़ी छोटी सी लगती है, लेकिन उन्होंने जो एक समूह में, एक सभा में जो नैतिकता का परिचय दिया, एक शिक्षक की महत्ता बताई, एक अनुकरणीय रही। ऐसी ही घटनाएं हमारे सामने बराबर आती रही। जब ये महापुरुष आते रहे तो हम लोग उनसे कुछ सीखते रहे और उन्हीं के पद चरणों पर चलने के लिए प्रयास करते रहे और आज भी प्रयासरत हैं। इसलिए हमारा ये अपना अनुभव है, हमारा ये अनुभव है कि हम इसी तरह अपने मूल्यों को बचाए रखें, आगे आने वाली भविष्य में आने वाले हमारे कर्णधार भी इसको बचाए रखें। भारत भारती का मतलब ये नहीं कि हम ये जो आपको प्रसारण कर रहे हैं इसमें मुझे कोई शोहरत मानी है। हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमने अगर इस संस्था का निर्माण किया है तो हम ये चाहते हैं कि अब हमारा चौथापन है। हमारी आयु इस समय 71 वर्ष पूरी हो चुकी है और इस अवस्था में भगवान की कृपा है, उसकी बड़ा आशीर्वाद है कि आज भी हम कुछ करने लायक हैं। फिर भी अब मन ये कहता है कि हम अपनी ये पूंजी आने वाले नवयुवकों को सौंप दें और ये प्रार्थना करें कि भविष्य में ये धरोहर जो बड़े मुश्किल से मिलती है, लोगों को भले ही लगे, लेकिन आज हम समझते हैं कि यह पूंजी हमारे और हमारे परिवार के लिए, हमारे जीविका के साधन और प्रतिष्ठान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जीविका इसलिए आवश्यक है कि अगर हमारी परमानेंट आत्मनिर्भर जीविका नहीं होगी तो हम समाज सेवा के नाम पर भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम दोनों को बैलेंस करते हैं कि हम समाज की सेवा भी करते रहें और अपनी जीविका के साधन को भी आत्मनिर्भर बनाए रखें। इन्हीं के साथ अब हम आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। मेरे 40 साल के इस आयोजन को या इस पूंजी को या इस उसमें अनेक घटनाएं ऐसी आई हैं जिनको हम आगे आपको बताएंगे कि जैसे चंद्रमा कभी अमावस में आता है, कभी पूर्णमासी हो जाता है। इसी तरह बहुत सी घटनाएं ऐसी आती हैं और ऐसी आई हैं कि जब भारत भारती की अस्तित्व पर संकट आया, लेकिन फिर भी महिमा प्रभु की है। हुई हैं वही जो राम रच राखा। उन्होंने 40 साल अब आज इस साल तक निभाया है। अब आगे ईश्वर की इच्छा, हम इसी के आगे फिर अगर संभव हुआ तो मैं कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।